नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध रेसलर, कुश्ती जगत की अमिट हस्ताक्षर, सम्मानीय श्री रुस्तम मध्य प्रदेश नीबूलाल जी यादव। नीबू पहलवान के नाम से इन्हें काफ़ी पहचाना जाता है, पूरे प्रदेश भर में पहचाना जाता है। देवी अहिल्या की नगरी में तो खूब पहचाना जाता है, लेकिन देश भर में भी इनका नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मीय अभिनंदन है। कैसा लगता है पूरा की पूरा जीवन आपने कुश्ती को समर्पित कर दिया? धन्यवाद जी। आपके बाल्यकाल की बात करेंगे, आपके कुश्ती क्षेत्र की बात करेंगे, आपके सामाजिक क्षेत्र की भी बात करेंगे, आपके परिवार को लेकर भी ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे बाल्यकाल से। कैसे आपका बचपन रहा? माता पिता की ओर से, दादा दादी की ओर से, आसपास के रिश्तेदारों की ओर से, किस तरह के आपको उन दिनों में, बात हम कर रहे हैं 7 दशक पुरानी, जब आपका जन्म हुआ होगा, उसके बाद आप कुछ समझना स्टार्ट किए होंगे, किस तरह की सीख, किस तरह के संस्कार आपको उन दिनों में मिले? धन्यवाद बालकृष्ण जी। धन्यवाद। हम बाल्यकाल से पूरा परिवार के साथ जी रहते थे। जी। छोटे थे जब स्कूल जाते थे, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे और भी बड़ी क्लासों में गए। जी। फिर उसके बाद हमें कुछ खेल का भी शौक लगा। जी। धीरे धीरे कुश्तियाँ भी देखी। बिल्कुल। फिर हमें कुछ शौक लगा। हमारे भाई एक कुश्ती के शौकीन थे। जी। फिर हम उनके साथ में व्यायामशाला जाने लगे। बिल्कुल। हमको भी शौक हो गया। जी। हम भी कुश्ती के प्रेमी हो गए। जी। और कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। जी। धीरे धीरे हमारी उम्र भी थोड़ी बढ़ती गई। बिल्कुल। और एक्सरसाइज भी अधिक होने लगी। जी। तो पहले हमारे यहाँ गांव में कुश्तियाँ होती थी बच्चों की, छोटे छोटे। बिल्कुल सही कहा अपने। तो उस कुश्तियों में भी लड़े हम बचपन में। जी। तो वहाँ पर भी कई छोटे छोटे बच्चे लड़ते रहते थे। बिल्कुल, दंगल के आयोजन काफ़ी हुआ करते थे। महाशिवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे धुलेंडी हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, दंगल का होना तय होता था। हाँ, ये छोटे छोटे त्योहारों पे हुआ करते थे। बिल्कुल सही कहा। तो उसमें हम लोग बच्चे जाके कुश्तियाँ लड़ते थे। जी। फिर धीरे धीरे शौक और ज़्यादा बढ़ गया, परवान चढ़ गया। हाँ। बिल्कुल सही कहा। फिर हम लोग आगे स्कूलों में भी कुश्तियाँ लड़ने लगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी जी हमें चांस मिला। जी। तो इस वजह से हम लोग आगे स्टेट में भी गए। बिल्कुल। तो आगे कुश्ती का जो माहौल था वो बढ़ता गया। बिल्कुल सही कहा। पहलवान साहब, जिस तरह से देखा जाता है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई खेल विरासत में मिलता है, क्या आपको ये खेल अपने माता पिता की ओर से, दादा दादी की ओर से मिला है, या फिर कोई सीख मिली है कि इस तरह कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर आपने आपके बड़े भाई साहब को देखकर ही कुश्ती को अपने आप को समर्पित कर दिया? हमारे बड़े भाई साहब कुश्ती के शौकीन थे। क्या नाम था? बिहारी लाल यादव जी। मैं उनके साथ में व्यायामशाला जाता रहता था। जी। वो मुझे ले जाते थे। जी। जहाँ भी कुश्ती होती थी तो मैं उनके साथ जाता था। जी। तो धीरे धीरे मुझे भी बहुत कुश्ती से लगाव हुआ। तो और व्यायामशाला डेली जाने लगा। जी। पहले दिन जब आप व्यायामशाला गए होंगे तो आपको कैसा लगा होगा? क्या संस्मरण? बड़ा अच्छा लगा साहब, लाल मिट्टी का वो देख के अखाड़ा। जी। तो भाई ने मेरे बोला भी जी कि तुम भी इस चीज़ के शौकीन बन जाओ, जी, कुश्ती लड़ा करो। बिल्कुल। तो मेरे पहले तो ऐसा लगा कि ये मिट्टी में कैसे कुश्ती लड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर अखाड़े में उतारा। जी। 2-4 बार जब मिट्टी के अखाड़े में उतरे तो दिल थोड़ा खुलने लगा। दाव पेच भी सीखने लगे, पकड़ बनाने लगे। हाँ। बिल्कुल सही। जैसे कि देखा जाता है कि
उन दिनों में एक बात और देखने में आती थी कि एक कहीं ना कहीं जुट शब्द काफ़ी इस्तेमाल होता था कि बाल्यकाल से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति साथ में हुआ करता दूसरे व्यक्ति के। आपके साथ कौन कौन उन दिनों में रहे? हमारे साथ एक राम अवतार पहलवान थे जी जो हम कुश्ती के टाइम में हमेशा साथ में रहा करते थे। जी जहाँ भी दंगल हो तो देखने जाते थे साथ में। जी कुश्ती लड़ना है या उनकी कुश्ती होती थी तो हम लोग साथ जाते जाना है, बिल्कुल थे साथ सही साथ में। बिल्कुल एक दूसरे का पूरा मतलब वो रखते थे हम लोग बिल्कुल कुश्ती में, और हमारा एक तरह की उनसे काफ़ी जुट सरीकी थी। जुट से काफ़ी विचार भी मिलते थे, खेल की विचार भी वजह से मिलते कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि अब हमें कुश्ती खेलना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। मैं खास बात एक और पूछना चाह रहा था आपसे, माता पिता को लेकर खास बात पूछना रहा था जी कि हाँ। क्या माता पिता करते थे आपके, किस तरह आगे बढ़ते थे, उनका वर्किंग क्या हुआ करता था? माता पिता मेरे बहुत साधारण और बहुत ही मिल में हेड जावर थे वो, जी और काफ़ी मेहनत करते थे। जी धीरे धीरे हमारा व्यवसाय भी था यहाँ जी लकड़ी का, जी वहाँ भी आके बैठते थे वो, जी और वो मुझे बहुत चाहते थे जी क्योंकि मैं अखाड़े जाने लगा था तो वो और मुझे प्रोत्साहित करते बिल्कुल थे। सही कहा। माता पिता का नाम भी क्या था, ये भी मेरा बता सकते माता पिता का नाम मेरे गयादीन यादव, हैं? जी माता रुक्मणी यादव, जी बहुत ही मतलब भक्ति में आध्यात्मिक करती रूप थी, से। आध्यात्मिक थी। जी पूजा पाठ पे काफ़ी उनका जी वो था। जी देखा जाता है कि रेसलर जो होते हैं, कुश्ती के जो पहलवान होते हैं, वो गर्दिश काल भी हुआ करता था और कहने के उनके खान पान को लेकर भी कई तरह की बातें हुआ करती थी। क्या आपके साथ भी खान पान को लेकर कभी कोई परेशानियां आई उस दौर में, या फिर माता पिता ने कठिन परिश्रम करके आपको कुश्ती में आगे बढ़ाया, आपके पोषण की, आहार की सारी व्यवस्थाएं कराई? किस तरह याद करते हैं आज 73-72 साल की उम्र में आके? हमारे माता पिता जी। हमारे यहाँ दो तीन भैंसें जी गाय ढोर पालने का वो शौक था, बिल्कुल तो दूध की हमारे को कभी कभी नहीं रही। जी जी हमारे माता पिता ने हमें दूध पीने के लिए कभी तकलीफ नहीं हुई। जी जब भी हम व्यायामशाला से आते थे जी तो हमको एक गिलास दूध वो तैयार मिलता तैयार मिलता था। बिल्कुल सही कहा। आपकी स्कूलिंग की बात करेंगे, कौन से आप स्कूल में पढ़े, कौन सी क्लास तक वहाँ रहे, कौन कौन मित्र हुआ करते थे? हम पहले बाणगंगा के स्कूल में पढ़ते थे, जी सरकारी स्कूल में। फिर हम नूतन विद्यालय में जी जो जेल रोड के ऊपर बिल्कुल है बिल्कुल उसमें थे। फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कॉलेज गए। वहाँ गए। स्कूलिंग के टाइम के मित्रों की बात करें तो कौन कौन आपके मित्र हुआ करते थे? मित्र वहाँ पर हम लोग कबड्डी भी खेलना चालू कर दिया था, जी कबड्डी का खेल खेलते थे। तो वहाँ हमारे ये लक्की बांडर्स के लोग बहुत थे। जी राजेंद्र जैन हैं, जी नरसिंह कराड़ा थे, जी ये कबड्डी के सदा केकरे बड़े बड़े खिलाड़ी जिसे कहते हैं। अच्छे खिलाड़ी थे। बिल्कुल सही कहा। इन लोगों के साथ हम लोग जी लक्की वंडर्स में कबड्डी खेलते थे। इधर शुरुआत में आपने कुश्ती खेली, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में देखो तो कबड्डी खेली, गोला फेंक भी हाथ आजमाया, वो भी कहीं ना कहीं फ्री माइंड करने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए खेल से दूसरे खेल में व्यक्ति खिलाड़ी उन दिनों में शिफ्ट हो ही जाया करता था। कितना लाभ मिलता है यदि कुश्ती का एक खिलाड़ी गोला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा ले ले? अब क्या होता है कि पहलवान जो होता है जी वो गोला फेंकने में थोड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही कहा। जी तो इसलिए कॉलेज में सब कहते थे आपको गोला फेंकना चाहिए। क्योंकि आप ताकतवर हो, पहलवान थे इसलिए वो लोग ये समझते थे कि ये ज़्यादा फेंकेंगे, अच्छे से फेंकेंगे, अच्छे से दूर तक फेंकेंगे। जाएगा। तो इसलिए वो हम गोला भी फेंकने लगे। जी कबड्डी में भी थोड़ी ताकत की ताकत ज़रूरत लगती पड़ती है, सही बात है। तो हमारे टीचर ने कहा कबड्डी भी, जी तो इसलिए इस खेलों में भी हम भाग लेने लगे। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि गोला फेंक और कबड्डी जैसा देशी गेम यदि आप खेलते तो उसका जो लाभ है वो कुश्ती में कई गुना बढ़कर मिलता होगा आपको। आप कुश्ती में एक बड़ा नाम कहलाते हैं आज, आपका न्यू पहलवान के नाम से रुस्तमे मध्य प्रदेश सन
64 में आपको एक खिताब से नवाजा गया, हमारे साथ गुरूज रखा हुआ है आपको जो सम्मान हाँ। के बतौर मिला हुआ है। किस तरह याद करते हैं उस सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जो इंदौर नगर निगम ने स्टेडियम में कराई? किससे आपका दंगल हुआ, किससे आप लड़े और ये खिताब आपने अर्जित किया? मेरी फाइनल में जी 5-6 कुश्तियाँ हुई जी पहले, जी फिर फाइनल विनायक मांडरे से हुआ, बिल्कुल जो कि इंदौर के ही अच्छे पहलवान थे। तो उनसे दूसरे राउंड में छूटने वाला था, मतलब टाइम 2 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने। जी उसमें 2 मिनट के टाइम में ही मैंने उनको चित कर दिया। खास बात दाव ये से। देखी जाती है कुश्ती का जो ढाक भी- दाव से। ढाक दाव से, ढाक दाव से, ढाक सही दाव। बात है, आपने ढाक दाव को मुझे भी याद दिला दिया। कहीं ना कहीं मैं ये ढाक दाव को मैं भी भूल गया था। आपका कोई स्पेशल दाव जो ढाक दाव ही था? ढाक दाव। आप चाहे इसको ढाक मार देते थे? बिल्कुल स्पेशल नहीं, दाव। वो अपने उस पे आना चाहिए ढाक मारने के लिए। बिल्कुल ऐसे जबरन ढाक मांगने जाएंगे तो अपन ही कुछ हो जाएंगे। यदि अपने उल्ले पे आ जाता है तो लग जाता है दाव। जी। और स्पेशल कौन कौन से दाव है आपके? ढाक है, मुल्तानी है, जी निकाल है, जी ये 2-3 दाव परमानेंट थे। जी, जी हाँ। जो ज़्यादातर दंगलों में आप इनका उपयोग करते थे और प्रतिद्वंदी पहलवान को शिकस्त दे देते थे, जी, चित कर जी, देते थे उन्हें। बराबर। खास बात यह है कि आपके कुछ दंगल अभी भी यादगार है। जब भी कुश्ती जगत के लोगों से बातचीत की जाए तो नींबू पहलवान का नाम पूरे सम्मान के साथ तो लिया ही जाता है, साथ साथ हुकुम पहलवान की जरूर चर्चा होती है। लगातार आप जो कि 7 बार के विधायक रहे खंडवा से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, पहले उससे कुश्ती के बहुत अच्छे नामी पहलवान के रूप में, हुकुम पहलवान के रूप में पहचाना जाता था उन्हें। आप हमेशा उनके अगेंस्ट में, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें पछाड़ते आते थे। उनसे कुश्ती मेरी एक ही बार हुई थी जी उज्जैन के अंदर, जी और वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोगों ने कराई थी। जी तब मैंने उनको ढाक दाव से वहाँ पर चित किया था। जी 5 मिनट का टाइम दिया था, जी 5 मिनट में 3 मिनट में उनको चित किया था मैंने। बिल्कुल। चलिए, आपने एशियन गेम में भी हिस्सा लेने के प्रयास किए थे जब आप विनर रहे थे। कहीं ना कहीं उस गेम में भी आप चाहते तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। किस तरह याद करते थे? पहलवान उदय सिंह के साथ आपकी कुश्ती हुई थी, दंगल को किस तरह आज के दिनों में याद करते हैं? उदय चंद एशिया चैंपियन पहलवान थे, जी, आर्मी के पहलवान। आर्मी के थे। मैं यूनिवर्सिटी से मुझे सिलेक्शन करके ट्रायल्स में, इंडिया टीम की ट्रायल्स में बुलाया था। जी मुझे चंडीगढ़ में कुश्ती लड़ते हुए जब उन्होंने देखा था, वहाँ की टीम ने जी जी सिलेक्शन की, जी तो उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट किया था इंदौर यूनिवर्सिटी से, जी और मुझे वहाँ बुलाया था जी बनारस में कि आप वहाँ की ट्रायल्स में आओ। बिल्कुल तो मैं वहाँ गया था जी। यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके। बिल्कुल। उन्होंने भिजवाया भी था यूनिवर्सिटी के लोगों ने। मैं वहाँ 8 रोज रहा, जी वहाँ कैंप लगा था। जी तो वहाँ जब टूर्नामेंट हुए तो मैंने 3-4 स्टेट के पहलवानों को तो बायफाल मारा था, जी चित किया था। जी उसके बाद फाइनल जब हुआ, उदय सिंह पहलवान, जी तो वो इंडिया चैंपियन और वो एशिया चैंपियन, पहले 2 ही खिताब थे उनके पास बिल्कुल सही। उस वजन के। जी लाइट वेट था मेरा उस टाइम, बिल्कुल 70 केजी में आप 70 खेलते थे। केजी। बिल्कुल सही कहा। तो उनसे जब कुश्ती हुई जी तो काफ़ी देर तक हुआ ही कुश्ती। जी बाकी वो अनुभवी और पुराने पहलवान होने के कारण जी उन्होंने पॉइंटों से मुझे शिकस्त दी। शिकस्त और कहीं ना कहीं आपके नाम विनर का खिताब तो रह ही गया। भले एशियन चैंपियनशिप में आप हिस्सा ना ले सके हो, लेकिन एक अच्छे पहलवान से जो कुश्ती लड़ने का सुकून है, हाँ। सुख है, वो आपको कहीं ना कहीं आज भी आत्मविश्वास से भर देता है। पहलवान साहब, आपको लेकर कहा जाता है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कई आपने कुश्ती कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। कहाँ कहाँ आप खेले, किन किन पहलवानों से आपका दंगल हुआ, यूँ कह के आप किन किन पहलवानों को शिकस्त दे पाए? क्योंकि आप कहीं ना कहीं भले एशियन चैम्पियनशिप का हिस्सा नहीं बन पाए हो, लेकिन आप
उससे नीचे की जितनी भी कुश्तियाँ भाई यूनिवर्सिटी लेवल की कहे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो अंतर प्रांतीय यूनिवर्सिटी के रूप में जो पहलवान एक दूसरे से भिड़ते थे, आप एक अजय योद्धा के बतौर पहचाने गए, पूरे इंदौर शहर में पहचाने गए, पूरे मध्य प्रदेश में पहचाने गए, मालवा की धरती पर पहचान गए। कितना सुकून देता है इस तरह का जीत का जो आपको हमेशा एक स्वाद मिला हुआ है, क्या कहेंगे इस उम्र में? मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी, कोल्हापुर भी यूनिवर्सिटी में गया जी, चंडीगढ़ हुई, दिल्ली में भरत कुंवर की कुश्ती में भी गया जी, यूनिवर्सिटी से। जी, तो वहाँ विजय पहलवान हिंद केसरी से मेरी कुश्ती हुई जी, क्योंकि वो हिंद केसरी में भी लड़े थे और भरत कुंवर में भी लड़े थे। क्या बात है विजय पहलवान। जी, तो मेरा फाइनल उनसे ही विजय पहलवान से हुआ जी, और विजय पहलवान उस टाइम हिंद केसरी बने और भारत कुंवर का भी खिताब लिया। उनके नाम था, बिल्कुल 2 ही टाइटल उन्होंने लिए। 2 टाइटल उनके पास थे। मैं उसमें सेकंड आया था दिल्ली में। जी, डॉक्टर मोजेस ने मुझे यहाँ से भिजवाया था, क्रिश्चियन कॉलेज के जो क्रिश्चियन कॉलेज। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लगातार आगे बढ़ते चले गए कुश्ती के क्षेत्र में, आपने खूब नाम भी कमाया और क्यों कहे कि खूब जीत भी हासिल की। उन दिनों की कुश्ती की बात करना चाहेंगे जब स्टेडियम में जब कुश्तियाँ हुआ करती थी तो क्या रौनक हुआ करती थी, किस तरह के संस्मरण आपके जहन में हैं? जबकि आज तो कुश्ती को कहीं ना कहीं पिछड़ेपन में देखा जाता है। हालांकि 2-3 फिल्में जब से कुश्ती पर बनी है उसके बाद नए लोगों में भी कुश्ती के प्रति कहीं ना कहीं लगाव बढ़ा। और ख़ास बात तो ये है कि अब पुरुषों से ज़्यादा देखा जाए तो लड़कियों में कुश्ती को लेकर काफ़ी क्रेज़ देखा जाता है। ये बदले स्वरूप को आप जैसे बड़े पहलवान जिनके पास खूब नाम है, बहुत बड़े बड़े खिताबें, वो किस तरह से लेते हैं? देखिए साहब, अब तो ये जो खान पान है जी, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। जी, पहले क्या था, जो दूध और घी जी, कभी मिलावट नहीं होती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्या है कि दूध भी कितना भी आप विश्वास के आदमी से लो, लेकिन बिल्कुल दूध अच्छा नहीं मिलता। जी, तो पहलवानी के लिए दूध घी खाने के लिए वो भी असली, जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो पहलवान का शरीर अच्छा बनेगा। होगा। जी, तो ये जो चीज़ें हैं और जो आजकल का जो वो वातावरण है, जी, पहले लोग कुश्ती अखाड़े जा रहे हैं तो वो अखाड़े का ही शौक रहता था। बिल्कुल सही कहा। आज क्या है कि लड़कों को दूसरे भी शौक बहुत हो गए। बिल्कुल सही कहा। अखाड़े जाते थे तो पूरे बाल कटा के रखते थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी। कुछ नहीं साहब, जी, और लाल मिट्टी में सने रहते थे, दिन भर नहाते भी नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता था कि नहीं पहलवान आदमी ने लाल मिट्टी में है। जी, वो एक शौक था, मतलब बिल्कुल। रोड पे जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि नहीं यार कोई पहलवान बालों में लाल मिट्टी लगी रहती थी। ऐसा शौक लगाने का होता था। पहलवान का श्रृंगार लाल मिट्टी का श्रृंगार लाल होता है। मिट्टी का। अब जो है लोगों को जरा सी धूल लग जाती है तो वो 4 बार झटकते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो अखाड़े की मिट्टी में जाना पसंद नहीं करते जी, आजकल के बच्चे। बिल्कुल सही कहा। अब गद्दा भी चालू हो गया है, गद्दे में लड़ते हैं कुश्ती। जी, लेकिन जो लाल मिट्टी का क्रेज था जी, वो गद्दे में, वो पॉइंटों में आ गया कुश्ती। बिल्कुल अंकों की कुश्ती हो गई। हमारे टाइम में इतना पॉइंटों का वो नहीं था। बिल्कुल सही कहा। आपके ज़माने में देशी कुश्ती का माहौल था, लाल मिट्टी की कुश्ती का माहौल था। कई बार काली मिट्टी खोद कर भी दंगल के आयोजन हो जाया करते थे और पहलवान पूरी शिद्दत से लड़ते थे, कभी चिंता नहीं करते थे कि मुझे कोई खरोच लग जाए। बराबर। आपने लगातार 3 दशक तक, यूँ कहें कि 30 साल तक, 10 साल की उम्र से आपने कुश्ती लड़ना स्टार्ट किया, कुश्ती का अखाड़ा ज्वाइन किया और उसके बाद में 40 साल की उम्र तक आप लड़ते ही रहे। बराबर। उस दौर को आपने काफ़ी जिया है, कुश्ती के माहौल को जिया, और आज आपका व्यक्तित्व बताता है, आपके चेहरे का ग्लो बताता है कि आज भले ही आप 72 साल के हो, लेकिन मुझे लगता है किसी भी 42 साल के व्यक्तित्व को भी पछाड़ने में पीछे नहीं रहेंगे यदि लाल मिट्टी में उतर जाएंगे तो। बराबर। इतने आत्मविश्वास ईश्वर ने आपको दिया, भगवान हनुमान जी की आप पर असीम कृपा भी कही जा सकती, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहला यदि मनुष्य के पास कोई सबसे बड़ा धन है तो वो कहीं ना कहीं अपने शरीर वाला धन है। कितना खुशकिस्मत मानते हैं, समय रहते आपको कुश्ती जैसा खेल मिला और आज उसके चलते आज भी आप बिल्कुल अपने आप को जवाब बनाए हुए हैं। काफ़ी नियम संयम से रहते हैं सब, संयम के साथ। डेली व्यायाम थोड़ा बहुत करते हैं जी, शरीर के लिए, जी, खान पान अच्छा रखते हैं। बिल्कुल।
बुरी आदतें हैं नहीं, जी इसलिए हाथ पैर चल रहे हैं। बिल्कुल, यही ईश्वर का आशीर्वाद है। ये भगवान की वो है। ठीक, पहलवान साहब, आपके जीवन में कुश्ती का जो आपने गेम खेला है और लगातार आपने कई पहलवानों के साथ में दंगल की है, कुश्तियाँ लड़ी हैं, वो कौन कौन से चर्चित पहलवान रहे, कुश्ती क्षेत्र के अमिट हस्ताक्षर है जिनसे आपका मुकाबला हुआ है? याद आता है आपको कौन कौन से आपने लड़े हैं? हाँ, हुआ ना सर, बादल पहलवान मथुरा, जी उससे उज्जैन में मेरी कुश्ती हुई थी। जी काफ़ी जनता थी, जी उन लोगों ने बड़ा सराहा और मैंने उनको कुछ ही देर में जीत कर दिया था। क्या बात है। बादल अलावा? पहलवान नामी पहलवान से। बिल्कुल उसके बाद हुक्म पहलवान खंडवे वाले, जी उनसे भी हुई कुश्ती मेरी उज्जैन के अंदर। जी उनसे भी काफ़ी 3 मिनट में फैसला हुआ, बिल्कुल उस फैसले में मैं विजयी हुआ। जी उसके बाद भी और भी मऊ के अंदर भी कुश्तियाँ हुई मेरी। जी मऊ पेंथर पहलवान, जी देवास के इक्का पहलवान, जी देवास, जी देवी पहलवान, छावनी, जी और बाबू पहलवान, करामत पहलवान के लड़के, जी उनसे मेरी कुश्ती देवास में हुई थी। जी उसमें काफ़ी क्रॉस कुश्ती होने के कारण जी काफ़ी दंगे जैसी नौबत आ गई थी, इसलिए वो कुश्ती का फाइनल नहीं हो पाया जी और वो जनता उसको भी लेके चली गई और हमको भी लेके चली गई। झगड़े की नौबत आ गई, नौबत कहीं आ ना गई। कहीं अप्रिय स्थिति ना बने खेल के दौरान, स्थिति, हाँ। इसलिए सभी ने अपना खेल जमा लिया। आपने कोल्हापुर में भी ट्रेनिंग लिया हुआ है कुश्ती, हाँ जी। किस तरह याद करते हैं आज कोल्हापुर के उन दिनों को जब आप कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहे थे? आपके साथ साथ इंदौर से कौन कौन वो पहलवान थे जब आप ट्रेनिंग लेने जाया करते थे, और वो कितने बड़े पहलवान थे जिनसे आप ट्रेनिंग लेते थे? हमारे साथ अमर सिंह पहलवान जी रुस्तमे में मध्य प्रदेश थे, वो भी। बिल्कुल सही कहा। उन कोल्हापुर में हम लोग कुश्ती ट्रेनिंग के लिए गए थे। कौन से अखाड़े में? साहूपुरी तालीम। ओके। और श्रीपत खचनालय पहलवान वहाँ के हिंद मैन- केसरी हुआ करते थे। हिंद केसरी। बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद हनी पहलवान, वो भी वहाँ के नामी पहलवान थे। बिल्कुल उनके साथ हम लोग वहाँ कम से कम 100 पहलवान एक ही व्यायामशाला में रहा करते थे। रहा करते। जी तो कोल्हापुर पहलवानों का गढ़ मानते हैं बिल्कुल, आज भी है। आज भी। बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ ट्रेनिंग लेना मतलब 100 पहलवानों के साथ में बिल्कुल मिल के रहना, बिल्कुल कुश्ती करना, बिल्कुल। भाई इससे जोर करो उससे जोर करो, तो एक आदमी का स्वाभाविक बहुत मन ज्ञान जो- बढ़ जाता है, कुश्ती का हाँ। ज्ञान बढ़ जाता है, हर पहलवान के गुण को आत्मसात करने का एक अवसर मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हाँ, पहलवान साहब, आपने भी कई पहलवान तैयार किए इंदौर में, तो हाँ। कौन कौन से नामी पहलवान हुए? आपने खूब पहलवानों को आगे ही बढ़ाया, किस तरह याद करते हैं? कितना अच्छा लगता है कि मैंने भी अपने जीवन को कुश्ती के माध्यम से सार्थक किया है। हमारे अखाड़े में भी बहुत लड़के आते हैं कुश्ती के लिए। जी मैं बाणगंगा की व्यायामशाला, बलभीम व्यायामशाला का अध्यक्ष भी हूँ। जी वहाँ पर राधेश्याम पहलवान है जी और श्रीकांत पहलवान, जी करीब गोपाल पहलवान, जी ऐसे कम से कम 15 पहलवान हैं जी जो कसरत करते हैं जी और छोटे बच्चों को भी तैयार करते हैं। जी तो वहाँ पर इन लोगों को मैं काफ़ी सहयोग करता हूँ। जी। आपके अखाड़े में पिछले दिनों आपके एक समय की बात की जाए तो बड़े पहलवान भी आके रुका करते थे, चंगी राम रुका करते थे, किस तरह के संस्मरण है आपके जहन में? चंगीराम पहलवान हमारे व्यायामशाला में आके रुकते थे जी और काफ़ी व्यायामशाला में वो अपने स्टाइल से व्यायामशाला में व्यायाम करते थे। जी
वो दिल्ली के पहलवान थे। बिल्कुल। हमारे यहाँ सब लोकल पहलवान अपने हिसाब से कसरत करते थे, बिल्कुल। वो दिल्ली के हिसाब से करते थे तो बड़ा वो लगता था, क्रम लगता था। हाँ। बिल्कुल सही कहा। तो वो मतलब उन्होंने काफ़ी यहाँ पर पहलवानों को शिक्षा दी। जी। और एक चंगीराम पहलवान बहुत अच्छे पहलवान थे। अगर चंगीराम पहलवान की बात करना चाहें अगर संक्षिप्त में, तो क्या उनकी विधा थी, वो किस तरह कुश्ती में आगे बढ़े थे, उनको आपने करीब से देखा हुआ है, तो हाँ। क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? तब वो कुश्ती में बहुत ही उनका जो मतलब लड़ने की जो क्षमता थी, जी। वो हमेशा तगड़े पहलवान से लड़ना पसंद करते थे। ओके। वो कभी किसी से लड़ने में डरते नहीं थे, बराबरी से नहीं लड़ते थे, वो अपने से बीसे आदमी से लड़ने की बात, बिल्कुल। ये उनकी विशेषता थी। क्या बात। और इन्होंने इंदौर में आके जी। पूरा मतलब जिससे कहा उससे लड़े हो बिल्कुल। और उससे जीते। वो भी अजय योद्धा रहे पूरे जीवन भर। कुश्ती में चंद्रराम पहलवान भी अजय योद्धा रहे, सारी कुश्तियाँ जीतते थे वो भी। हाँ, यहाँ करीब करीब बहुत कुश्तियाँ जीते। इंदौर में 1-2 कुश्तियाँ हारे भी हैं, जी। बाकी अधिक तक जीते हैं। जी। आपने कुश्ती में तो खूब नाम कमाया और कहीं ना कहीं पूरा इंदौर शहर आपको पहलवान के नाम से जानता है, नीबू पहलवान के नाम से काफ़ी सम्मान करता है। अब हम बातें करना चाहेंगे पारिवारिक रूप से। परिवार में कौन कौन लोग हैं, किस तरह आपको शुरुआती दिनों से यूँ कहा कि कुश्ती के खिलाड़ी का जीवन जो होता है एक साधक के बतौर देखा जाता है, कुश्ती का एक प्लेयर जो होता है कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य व्रत का भी खूब पालन करता है, उसका जीवन जो है अनुशासन प्रिय होता है, संयमित भी होता है। और ऐसी हालत में पूरे परिवार को गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती भी कही जा सकती है। किस तरह आपने समन्वय स्थापित किया, कितने बच्चे आपके हैं, किस तरह आपने परिवार को आगे बढ़ाया, वो आपके मुख से सुनना चाहेंगे हम। मेरे साहब 2 बालक हैं जी। एक गुलशन यादव, जी। एक कोमल यादव। जी। 2 ही अपना व्यवसाय करते हैं। जी। 2 ही की शादियाँ हो गई हैं। जी। एक की उज्जैन में हुई है, एक की विदिशा में हुई है। जी। 2 ही के बच्चे हैं। जी। सब अपना धंधा करते हैं। जी। बच्चे पढ़ते हैं। जी। मेरी पत्नी है और मैं हूँ। आपकी पत्नी का नाम क्या है, किस तरह पुष्पा विवाह हुआ यादव। आपका? पुष्पा यादव मेरी पत्नी का नाम। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पहलवानों की शादी की बात आया करती थी, जब आपकी शादी की कभी एक ज़माने में बात आई होगी, किस तरह याद करते हैं उस दौर को? शादी से पहलवान लोग बचना भी चाहते थे, आप क्या कहेंगे? मेरी शादी साहब जब मेरी बात आती थी शादी की, जी। तो मैं हमेशा ये बोलता था मैं बाद में करूँगा शादी। जी भाई। तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा तू शादी कर ले, जी। मैं बाद में करूँगा। बाद में करूँगा कब? तो मेरे छोटे भाई की शादी मैंने पहले करवा करवाई। दी। यही होता था मैंने कहा पुराने तुम ज़माने में। पहले कर लो, जी। मैं बाद में करूँगा, क्योंकि मुझे कुश्ती का बहुत शौक था। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने अपने छोटे भाई की शादी पहले कराई, जी। मैंने अपनी शादी बाद में करी। जी। पहलवान साहब, आपको एक समन्वयक के रूप में भी मैं देखता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जो मेरी आपसे चर्चा चल रही है। आप एक हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में देखे गए कि जिस इलाके में आप रहे, आपने इतना नाम कमाया, कुश्ती के क्षेत्र में कमाया, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से यूँ कहे पीछे से राजनीतिक रूप से भी आप काफ़ी सक्रिय रहे। आपने बाणगंगा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया, पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधायक का चुनाव लड़ाया, और मुझे लगता है कि कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके आशीर्वाद के बगैर मुझे लगता है कोई इस इलाके का लीडर आगे नहीं बढ़ा है। कितना इस बात से मेरी सहमत है आप? सब अपने अपने भाग्य से बढ़ते हैं सब। ये तो अपना एक सपोर्ट रहता है, जी। अपनी उसके प्रति भावना रहती है। बिल्कुल। कि कोई यदि आगे बढ़ता है तो अपना सहयोग उसको मिलता है, जी। तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सब देखा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपके कार्य काफ़ी मशहूर हुए हैं, देखे जाते हैं। कुष्ठ रोगियों के क्षेत्र में भी आपने काम किया। संत ज्ञानेश्वर जी कुष्ठ सेवा संस्थान आपके इलाके में संचालित होता है, उसके आप संरक्षक भी है, संचालक भी है, आयोजन भी कराते हैं। एक बार की तो ये हुआ था कि आपने यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रहे श्री राम नाईक जी को भी आमंत्रित किया था और उनका काफ़ी
कार्य भी हुआ था। किस तरह याद करते हैं अपने जीवन की इन सफलताओं को? सब गरीबों की सेवा करना जी सबसे महान काम है। बिल्कुल सही कहा। हमारे माता पिता ने यह सिखाया है जी कि गरीबों की मदद जितनी हो बिल्कुल। उतनी करा करो। जी जब से सब हम लोग यहाँ गरीब लोग जो रहते हैं जी उनसे जितना अपने से बनता है, बिल्कुल। जितनी सेवा की जाती है जी वो अपने करते हैं। बिल्कुल। यूँ भी तो आप माधव भक्त हैं और कहते हैं जी कि माधव सेवा ही नर सेवा ही नारायण सेवा है, और उसी मूल मंत्र जी। को आप आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। आप एक बार जेल समिति में भी रहे, कहीं ना कहीं जेल के विकास के हाँ, लिए, जेल में रहने वाले केंद्रीय जेल। कैदियों के उत्थान के लिए। वो क्या दिन हुआ करते थे? किस तरह के कार्य आपने किए? ये सब अपनी केंद्रीय जेल समिति का जी ये सदस्य बनाया था। जी एमपी गवर्नमेंट के उस टाइम मंत्री थे बालेंद्र शुक्ल। जी जब लली जैन विधायक थे जी तो मुझे नॉमिनेट किया था, जी तो मैं कई बार जेल के निरीक्षण करने भी गया था जी कि कैदियों को किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है। दे रहे हैं, सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी इस प्रकार की जो अपनी सेवाएं थी उनको देते थे। बिल्कुल। एक बार मौका मिला था आपको पुलिस में जॉब करने का, किस तरह का संस्मरण है आपके जीवन में? वो भी कुश्ती के चलते ही अवसर आपको मिला था, कैसे याद करते आज? सब मैं कुश्ती लड़ने गया था वहाँ कटनी में। जी वहाँ मैं फर्स्ट आया था कुश्ती में। जी तो वहाँ के एसपी साहब थे पटेल, जी उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप पुलिस में क्यों ना भर्ती हो जाएं, जी ताकि पुलिस की टीम में भी कुश्ती लड़ें। बिल्कुल, एक अच्छा खिलाड़ी उन्हें मिल जाए। जी हाँ। जी तो मैंने कहा साहब मैं परेड वगैरह नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉलेज में पढ़ता हूँ, बिल्कुल और फिर व्यायाम करने के लिए मुझे बोले आप कुछ मत करना, सिर्फ कुश्ती लड़ना। बिल्कुल। मैंने ठीक है, फिर इससे अच्छा क्या काम होगा। वो बहुत बढ़िया काम। मैं भर्ती हो गया सब। जी कई कुश्तियाँ लड़ी फिर आपने पुलिस हाँ कई कुश्तियाँ, फर्स्ट भी आए पुलिस, एमपी पुलिस में। जी फिर मुझे वो कुछ ट्रांसफ़र वगैरह इधर उधर होने लगे, जी जी मुझे भिंड भेज दिया। जी। बोले यहाँ सब पहलवानों की टीम भिंड में रहेगी, अच्छा वहाँ घी अच्छा मिलता है जी और पहलवान लोग की टीम पूरी वहाँ रहती है, जी तो आप भी वहीं रहो। जी तो सब भिंड में मुझे कुछ दिन तो रहा, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं छोड़ के नौकरी छोड़ के आ गए। नौकरी छोड़ कहीं के। ना कहीं फैसले लेने का काम तो पहलवान लोग किया ही करते थे, और जो कुश्ती का पहलवान रहता है वो सेकंड टू सेकंड कहीं ना कहीं फैसले करता है, और निर्णय लेने की क्षमता भी पहलवानों में खासतौर से देखी जी। जाती है। एक बात और मैंने महसूस की आपके ज़माने में, जब कुश्ती के पहलवान जब अपने अपने अखाड़ों में वर्जिश किया करते थे तो बड़ी कंपटीशन हुआ करती थी कि कोई 2000 बैठक लगा रहा, कोई 5000 दंड लगा रहा, कोई बिल्कुल पसीना आ जाए, मूर्ति बन जाए मनुष्य की। इतनी कठोर, इतनी कठिन एक्सरसाइज, इतना परिश्रम किया करते थे। आपका किस तरह का इतिहास रहा है? सही बोल रहे हैं आप। जी बिना कंपटीशन के कोई भी खेल में आदमी आगे बढ़ने की बहुत कम वो रहती गुंजाइश। बिल्कुल बिना कंपटीशन के आगे बढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। पहलवानी में भी कंपटीशन होता था, जी अखाड़े में ही होता था कि यार ये सकारात्मक कंपटीशन भी बराबर है। उसको, बिल्कुल तो वो हम कंपटीशन करते थे जी। और उसी से आगे बढ़े। आपका इतिहास क्या रहा? कितनी दंड लगाते थे, कितने बार वो अखाड़ा खोदते थे, या फिर कितनी बैठक लगाते थे? सब हम लोग गिनती तो करते थे नहीं, टाइम से लगाते थे। अच्छा 1 घंटा डंड लगा लिया। जी, मतलब हम राजवाड़ा घूम के आ जाए तब तक आप दंडी लगा? हाँ डंड लगाते थे। बैठक? बैठक भी करीब उससे थोड़ी ज़्यादा ही लगाते थे। जी अखाड़ा खोदना, जी कुश्ती लड़ना, जी प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल सही कहा, जोर करना जिसे कहते हैं। जोर। जी और सुबह दौड़ भी लगाने जाते थे, जी मेहनत बहुत करते थे। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं मेहनत का ही तो असर है जो आज जी भी हाँ। 72 साल की उम्र में आप बिल्कुल इतने टेट फेट और बिल्कुल बराबर। एनर्जी से लबरेज लग रहे हैं। फिर साहब, परिवार में राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रियता देखी गई, परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति में आगे आए। कौन कौन लोग हैं आपके परिवार के जिन्हें आपने राजनीति में सपोर्ट किया और वो आगे बढ़ते चले गए?
हमारे एक परिवार के ही हैं, रामलाल यादव जो विधायक थे, जी उनको भी मैंने सपोर्ट किया। जी एक पार्षद के यादव, जी वो भी पार्षद होने के साथ साथ मेरा भतीजा भी है, जी और अपने लड़के भी राजनीति में करते हैं, कार्य कर रहे हैं। जी एक बनते पहलवान हैं, जी। वो भी पार्षद हैं, जी रहे हैं। बिल्कुल। ये सब परिवार के लोग हैं, इनको सबको मेरे से जो मदद बनती थी मैं करता था। क्योंकि आपका एक इतना लंबा अनुभव है, 72 साल की आपकी उम्र है, कहीं ना कहीं आपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव लिए हैं, लोगों को दिए भी है, और कहीं ना कहीं आपकी सीख से कई लोग आगे भी बढ़े हुए। आज हमारे चैनल को द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट में आप महारथी बतौर हिस्सा ले रहे हैं। एक महारथी के बतौर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं तो साहब यही आपको कहना चाहता हूँ जी कि जो भी लक्ष्य है जी उसको पूर्ण करने के लिए जी सब लोगों को अपने आप में सक्रिय रहना चाहिए। जी सबकी एक दूसरे से भावनाएं अच्छी रहें, यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। बिल्कुल पहलवान साहब, आपने जिस तरह का संदेश दिया है, आपका एक व्यक्तित्व जो है काफ़ी विराट व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आपने बरसों बरस तक के कुश्ती के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और अपने आप को बनाया है, अपने पूर्ण परिवार को बनाया है। एक संगठक के रूप में भी आप पहचाने जाते हैं। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद साहब। धन्यवाद।